गुड मॉर्निंग दोस्तों। एटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। तो हमारा चल रहा था गढ़वाल का पवार वंश। हमने चंद वंश पढ़ा, चंद वंश हमारा कंप्लीट हुआ। फिर आए हम गढ़वाल की साइड, और गढ़वाल की साइड जब हमारा गढ़वाल का पवार वंश चला तो हमने देखा कि जो 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों में एक जो गढ़ था चांदपुर गढ़। जो चांदपुर गढ़ था उसका अंतिम गढ़पति था कौन? भानु प्रताप। और भानु प्रताप की बेटी से जो कनकपाल आया था, गुर्जर प्रदेश से आया था, उसका विवाह हुआ और उसने एक गढ़वाल में पंवार वंश की नींव डाली। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा, और आगे चलते हैं आज। तो शुरू करते हैं गढ़वाल का पंवार वंश। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा मैप बना लेते हैं, हम जरूरत पड़ेगी बीच में। तो हमने देखा जो गढ़वाल का पंवार वंश चला, कैसे हमने देखा कनकपाल ने जो था एक छोटे से चांदपुर गढ़ से पंवार वंश का स्थापना की और पंवार वंश चालू की। तो इसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे और गढ़वाल का पंवार वंश धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं गढ़वाल का पंवार वंश। गढ़वाल का पंवार वंश। कुमाऊं में चंद वंश के बाद हमने देखा कि गढ़वाल पे जो बहुत बड़ी शक्ति, राजनीतिक शक्ति के तौर पर हम देखें तो वो आया पंवार वंश। तो पंवार वंश के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कल की क्लास में। हमने पढ़ा था कनकपाल के बारे में। कनकपाल के बाद हमने पढ़ा था सुरतीपाल के बारे में। सुरतीपाल, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़े थे। कनकपाल, फिर सुरतीपाल पढ़ा था, फिर लखनदेवपाल, फिर अनंतपाल, लखनदेव पाल हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था अनंत पाल द्वितीय। फिर हमने पढ़ा था जगत पाल। और जगत पाल के बाद जो सबसे बड़ा 37वें नंबर का हमारा राजा आया, वो कौन सा आया? अजय पाल। तो इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। जो कुछ थोड़ा छूटा है आज थोड़ा रिकॉल करते हैं और धीरे धीरे आगे अपना पंवार वंश को बढ़ाते हैं। कैसे एक बड़े साम्राज्य शुरू से स्टार्टिंग करता है, स्ट्रगल फेस रहती है, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर नीचे आता है। ये हमने चंद वंश में पढ़ लिया था। तो ऐसा ही किसके साथ हुआ? जो गढ़वाल का पंवार वंश चला उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। छोटे से चांदपुर गढ़ से एक जो चमोली में जो चांदपुर गढ़ है, लगभग गैरसैंण के आसपास जो हमारा चांदपुर गढ़ है, वहां से किसकी स्थापना हुई? गढ़वाल के पंवार वंश की स्थापना हुई, ये चमोली वाले एरिया से। तो ये हमने धीरे धीरे देखा कैसे हुआ। तो अब सबसे पहले हमने कनकपाल के बारे में देखा। 888 में इसने क्या किया? पंवार वंश की स्थापना की। फिर सुरतीपाल के बारे में देखा। सकंड गांव, जो चमोली का सकंड गांव था, वहां से एक लेख मिला। तो यही चमोली में शुरुआत की। तो चमोली के सकंड गांव से एक लेख मिला। किसका मिला? सुरतीपाल का। फिर लखनदेवपाल के बारे में हमने देखा। स्वतंत्र राजा माना जाता है और इसकी एक मुद्रा आई। उस मुद्रा में इसने अपना नाम लिखा था लखनदेवपाल। तो पहला स्वतंत्र राजा, क्योंकि जो मुद्रा जारी करेगा स्वतंत्र राजा वही होगा। ऐसे नॉर्मल राजा मुद्रा जारी नहीं कर सकते हैं। तो अपने में जो बड़ा राजा था वही क्या करेगा? मुद्रा जारी करेगा। तो मुद्रा जारी किसने की? लखनदेवपाल ने की। उसके बाद हमने देखा अनंतपाल। इसके बीच में एक सोनपाल आता है, जिसने क्या किया कि अपनी एक शाखा थी सोनपाल, बीच में सोनपाल। अगर सोनपाल का हम देखें तो सोनपाल ने क्या किया कि एक शाखा भिलंघाटी टिहरी में खोली थी। तो यहाँ से हमने कल देखा था, यहाँ से ये हो गया टिहरी। टिहरी में एक शाखा किसने खोली थी? सोनपाल ने खोली थी, वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा जगतपाल। जगतपाल का हमने देखा जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है, 1455 का एक लेख मिलता है, ताम्र लेख, और इसमें इसे क्या बताया गया है? रजवार बताया गया है। किसे? जगतपाल को। फिर जगतपाल के बाद हम आगे बढ़े और जगतपाल के बाद हमने पढ़ा अजय पाल के बारे में। 37वां राजा कौन था? अजय पाल। तो अजय पाल के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा, कैसे अजय पाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण किया और गढ़पाल नाम इसको मिला। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे देखा 1491 में हमने देखा जब कीर्ति चंद ने आक्रमण किया और वही देघाट को सीमा निर्धारण की। ये हमने कल अजय पाल के बारे में पढ़ लिया था। धीरे धीरे आगे बढ़े हम। तो अब अजय पाल के बाद जो शासक था, तो वही देख हमने अजय पाल के बारे में कल हमने देखा। इसने जो खेतों का विभाजक होता है ओड़ा, जिसको हम बोलते हैं ओड़ा, का प्रचलन किया। फिर जो खाद्य सामग्री मापने के लिए पाथा होता है, पाथा का प्रचलन किसने किया? अजय पाल ने किया। ये सारे हमने कल की क्लास में पढ़ा। तो उसके बाद हमने देखा कि ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई और सरोला ब्राह्मण जिन्हें बोला गया, जिनका खाना शुद्ध माना गया, लोग उन्हीं के हाथ का खाना खाते थे। वो सारी स्टोरी हमने कल की क्लास में पढ़ ली है। तो यहाँ से हम धीरे धीरे आगे, और अजय पाल के बारे में कुछ और भी बताया गया है, वो हम देखते हैं कि 84 सिद्धों में से एक सिद्ध ये माने जाते थे। ये इनकी कुछ उपाधियां थी। और एक मानसाव का कविता भरत, तो उसने अजय पाल की तुलना युधिष्ठिर, भीम,
इंद्रहीन लोगों से की है, तो वो हम देखेंगे। और आज हम चलते हैं अब किसके बारे में, सहजपाल के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला जो राजा आएगा वो आएगा सहजपाल। तो चलते हैं सहजपाल की साइड। सहजपाल, अब सहजपाल के टाइम पे हम देखें तो यहाँ जो मुगल शासक है वो ये है अकबर। तो थोड़ा सहजपाल के बारे में देखें, वही जो हमने देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर पढ़ा था, ये हो गया टिहरी में, हो गया जो देवप्रयाग है। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर में हमने 1455 का क्या पढ़ा था, एक लेख पढ़ा था, अभिलेख। वो किसका पढ़ा था, जगतपाल का। तो जगतपाल के बाद आगे हम सहजपाल पे आए, तो सहजपाल जो था, इसके जो ये मंदिर है देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है, वहां से इसके 5 अभिलेख मिले हैं। तो उनके बारे में अगर हम थोड़ा चर्चा करें, 5 अभिलेख के बारे में, तो थोड़ा देखते हैं। पहला था 1548 का, देखते हैं एक क्रम में देखते हैं सहजपाल के। उसमें 1548 का हो गया, 1548, फिर हो गया 1558, फिर हो गया 1560 हो गया, फिर 1561 हो गया और 1573 हो गया। तो ये जो 5 अभिलेख मिले हैं, ये किसके मिले हैं, सहजपाल के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। जो हमारा देवप्रयाग वाला एरिया है वो हमने अभी पिछले मैप में देखा, तो वहां से क्या मिले हैं, 5 अभिलेख मिले हैं। अब इन अभिलेखों की जो भाषा बताई जाती है वो नॉर्मली क्या है, संस्कृत, और संस्कृत है, कहीं गढ़वाली भाषा भी है, अगर गढ़वाल में है तो गढ़वाली भाषा भी है। तो ये चीज हम देखें तो सहजपाल के बारे में हम आज देख रहे हैं। इसके जो मिले हैं 5 अभिलेख, 5 ताम्रलेख मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिले हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करें तो इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत प्लस गढ़वाली थी। तो सहजपाल के बारे में, और सहजपाल के बारे में मैंने देखा कि अकबर जो था, अकबर इस समय मुगल शासक अकबर था, और अकबर ने क्या किया कि गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए, अभी हम देखें तो गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए अकबर ने क्या किया, एक खोजी दल को भेजा। गंगा का स्रोत का पता लगाने के लिए, स्रोत का पता लगाने के लिए एक खोजी दल को भेजा, एक खोजी दल को भेजा। तो अभी हम देखें, यहाँ हो गया हमारा इंडिया के मैप के हिसाब से देखें तो अकबर हो गया सेंटर में। यहाँ से उसने कहा भेजा, टिहरी में खोजी दल को भेजा कि बोला भाई साहब आप टिहरी में जाओ और वहां पता लगाओ कि गंगा नदी कहाँ से आ रही है, क्या क्या मैटर है, उसके बारे में आप पता करो। तो ये चीज हमने देखा और एक खोजी दल को भेजा। अब जब ये यहाँ से गए तो फिर यहाँ से एक चमोली के योग ध्यान बद्री में गए और यहाँ इन्होंने एक घंटी चढ़ाई। कहा, योग ध्यान बद्री में, जो चमोली में है, पंचबद्री में जो एक है योग ध्यान बद्री। तो उसमें क्या किया कि इन्होंने एक घंटी चढ़ाई। ये सबूत देता है, किस चीज का सबूत देता है कि भाई साहब जो अकबर ने एक दल भेजा था यहाँ सहजपाल के टाइम पे, कहा टिहरी में, और वहां उसने क्या किया, एक घंटी चढ़ाई। तो सहजपाल के बारे में जो पहले मिलते हैं कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से भाई साहब के 5 अभिलेख मिले हैं, ये हमने देखा। फिर उसके बाद अकबर ने एक खोजी दल को भेजा, ये हमने देखा। इस समय थोड़ा सा, तो इस समय क्या हुआ कि रुद्रचंद था कुमाऊं में चंद्रवंश का शासक, और रुद्रचंद के टाइम पे हमने क्या देखा था कि रुद्रचंद के टाइम पे हमने देखा था कि जो क्या हुआ कि हुसैन खान टुकड़िया एक था, हुसैन खान टुकड़िया। चंद्रवंश हमने पूरा पढ़ लिया है, पूरा डिटेल से पढ़ लिया है, तो अगर जिसको डाउट होगा तो वो चंद्रवंश की वीडियो देख सकता है। तो हमने देखा कि हुसैन खान टुकड़िया ने 1569 और 1575 में हुसैन खान टुकड़े ने क्या किया कि तराई पर आक्रमण किया। जो हमारा तराई वाला एरिया है, ये हम अगर मैप कह सकते तो नीचे वाला जो एरिया है वहां हुसैन खान टुकड़िया ने आक्रमण किया। तो उस समय जो गढ़वाल का राजा था वो कौन था, सहजपाल। तो 1569 में किया, फिर 1575 में किया, और देखा हमने इसने अकबर से बोला कि भाई मुझे, जो अकबर का ही मनसबदार था हुसैन खान टुकड़िया। मनसबदार हमने देखा है कि कुछ लोगों को नियुक्त कर देते हैं और वहां मनसबदारी उनको दे देते हैं, ये हमने पढ़ा। तो उस समय हमने देखा कि अकबर का क्या हुआ कि अकबर ने, ये जो रुद्रचंद था उसने अकबर के सेनापति के साथ, हमने पढ़ा इक्वा फाइट, मतलब सिंगल युद्ध किया और वो जीत गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि
अकबर ने रुद्रचंद को तराई वाला एरिया दिया था और साथ में अपने को मतलब मिलने बुलाया था। ये हमने पढ़ा है 1588 में लाहौर में किसकी मुलाकात होती है, अकबर से रुद्रचंद की मुलाकात होती है। ये हमने पढ़ा। ये इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जब हमने ये अभी चंद वंश की बात है इसलिए आई क्योंकि 1575 के आसपास गढ़वाल का राजा था सहजपाल, और इस समय अकबर ने क्या किया कि ये जो हुसैन खान टुकड़िया था उसने सेम टू सेम टाइम पे गढ़वाल पर भी क्या किया था, आक्रमण किया था, और जो पूर्वादून देहरादून वाला जो एरिया था उसको लूटा था। किसने लूटा था, हुसैन खान टुकड़िया ने, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड क्या चल रहा है, सेम टू सेम चल रहा है। 1575 में जब उसने कुमाऊं पर तराई में अधिकार किया हुसैन खान टुकड़िया ने, तो साथ साथ सोचा कि लगे हाथ गढ़वाल को भी लूट लेता हूँ, यहाँ से मिल रहा है कुछ वहां से भी मिल जाए, तो ये क्रम हमने देखा। तो अब 1575 में क्या हुआ कि हुसैन खान टुकड़िया ने क्या किया, गढ़वाल को लूटा। किसके समय पर लूटा, सहजपाल के समय पे लूटा। तो ये चीजें सहजपाल के बारे में कुछ हो गया, ये फैक्ट चीजें हैं, ये हमें याद करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है कि सहजपाल के जो अभिलेख हैं उस अभिलेखों में इसको कुछ बताया गया, मतलब कुछ स्पेशल शब्द संस्कृत में कुछ बोला गया है किसे, सहजपाल को। अगर उसके बारे में हम देखें तो वीर गुणज्ञ सुखद प्रज्ञाया बोला गया है। वीर गुणज्ञ सुखद प्रज्ञाया, ये किसके लिए बोला गया है, ये बोला गया है सहजपाल के लिए। इसका अर्थ होता है कि वीरों में वीरोचित गुण, मतलब वीरों में जो अच्छे गुण होते हैं वो सहजपाल में थे, और इसकी प्रज्ञा यानी प्रजा को सुखी बताया गया है। किसे बताया गया है, ये सहजपाल को अभिलेखों में बताया गया। वीर गुणज्ञ सुखद प्रज्ञाया, मतलब कि वीरोचित गुणों से युक्त हो सहजपाल, और उसकी जो प्रजा थी वो सुखी थी। तो ये सहजपाल के बारे में मिलता है। अब सहजपाल के बाद हम आगे बढ़े तो सहजपाल के बारे में जो हमने आज देखा कि इसके 5 अभिलेख जो मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिले हैं। ये हमने देखा 1455 का यहाँ से जगतपाल का भी मिला था। जैसे बालेश्वर मंदिर से मिले थे अनेक राजाओं के, वैसे जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है वहां से भी अनेक राजाओं के मिले थे। ये हमने देखा 1455। और सहजपाल भाई साहब के मिले थे कितने, 5 अभिलेख मिले थे। 1548 में, 1558 में, 1560, 1561 और 1573 में। और इनकी जो भाषा थी संस्कृत इंपॉर्टेंट थी, संस्कृत, और साथ साथ कहीं कहीं पे गढ़वाली भाषा का भी प्रयोग हुआ है। और सहजपाल के समय पे हमने देखा अकबर ने गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक खोजी दल को भेजा और बोला भाई साहब आप वहां जाके पता करो कि गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, क्या निकल रही है, उसके बारे में पता करो। तो इसका सबूत जो हमें मिलता है योग ध्यान बद्री से मिलता है। वहां उन्होंने क्या किया, एक घंटी को चढ़ाया। और फिर हमने देखा 1575 में जब तराई पर हुसैन खान टुकड़िया जो अकबर का मनसबदार था, उसने सहजपाल के टाइम पे पूर्वादून यानी देहरादून को लूटा था। तो सहजपाल के बारे में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद इसको जो इनके अभिलेख है क्या बोला गया है, वीर गुणज्ञ सुखद प्रज्ञाया, मतलब कि वीरोचित गुणों से जो भरपूर गुण थे किसमें थे, सहजपाल में थे, और इसके समय पे जो जनता थी उसको सुखी बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम बलभद्र शाह की, बलभद्र शाह पे चलते हैं। अजय पाल देखा, फिर हमने भाई साहब सहजपाल को देखा, सहजपाल को देखा, और सहजपाल के बाद हम चलते हैं किस पे, बलभद्र शाह, बलभद्र शाह। तो अभी थोड़ा एक देखो, यहाँ भी पाल है, यहाँ भी पाल है, और यहाँ आ गया शाह। तो इसका एक थोड़ा पॉइंट मिलता है कि जो लोधी वंश का एक शासक था बहलोल लोधी बोला जाता है। वैसे इसके साक्ष्य तो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जब बहलोल लोधी हो गया था उसके बाद बलभद्र शाह का टाइम आया, मतलब जब ये मर गए थे इनका शासन खत्म हो गया था। तो अब किताबों में लिखा है तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और प्रश्न 3-4 बार पूछ लिया गया है, यूपीएसएससी में, यूकेपीएससी में भी पूछा गया है कि भाई साहब की बलभद्र शाह को, बलभद्र पाल को, मतलब शाह की उपाधि किसने दी, तो ये बहलोल लोधी ने दी, क्योंकि यहाँ पर चल रहा पाल पाल थे, उसके बाद बलभद्र शाह जो था पाल की बजाय शाह के नाम से आगे जाना गया। तो अब हम पढ़ते हैं बलभद्र शाह के बारे में जो भी पॉइंट है उन पे हम चर्चा करते हैं। तो बलभद्र शाह के टाइम पे जब हमने इससे पहले अभी बोला मैंने कि रुद्रचंद के टाइम पे हमने पढ़ा था, वही फिर चंद वंश से कनेक्ट हो गया, बताना पड़ेगा क्योंकि क्या हुआ था। तो बलभद्र शाह के टाइम पे जो शासक था वो था रुद्रचंद। तो बलभद्र शाह के टाइम पे अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया गढ़वाल, ये हो गया कुमाऊं। तो यहाँ था रुद्रचंद, रुद्रचंद, और ये हो गया हमारा गढ़वाल। यहाँ इससे पहले हमने देखा सहजपाल था, सहजपाल के बाद आया बलभद्र शाह, और बलभद्र शाह के समय कौन था, यहाँ था रुद्रचंद।
तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि रुद्रचंद जब सीरा वाली स्टोरी पे काम कर रहा था तो उसने एक जो उसका था कौन सा था, पुरुषोत्तम पंत, गंगोली हाट पिथौरागढ़ के पुरुषोत्तम पंत की मदद से उसने वहां आक्रमण किया था। तो उसी समय हमने देखा था कि उसने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था और गढ़वाल का जो गढ़वाल का राजा था बलभद्र शाह और बलभद्र शाह के जो था कत्यूरी राजा था सुकाल देव। हमने ये पढ़ा था कि यहाँ युद्ध हुआ था। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जब रुद्रचंद आया था तो रुद्रचंद में हमने पढ़ा था और ये युद्ध हुआ था 1581, किसे बोलते हैं ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम का युद्ध। कहीं इसकी डेट है 1581 और कहीं है 1590 और 91। तो एग्जाम में दोनों में से जो आएगा वो हम मान के चलेंगे। तो हमने ये रुद्रचंद में भी पढ़ा था और बलभद्र शाह में भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो 1581 या 1590 91 में जो ग्वालदम का युद्ध हुआ किसके बीच हुआ, बलभद्र शाह और यहाँ था रुद्रचंद। और रुद्रचंद का सेनापति कौन था, पुरुषोत्तम पंत था, पुरुषोत्तम पंत। अब यहाँ क्या हुआ कि भाई साहब बलभद्र शाह ने कत्यूरी राजा सुकाल देव को बोला कि हम दोनों एक हो जाते हैं, भाई अगर वो आक्रमण करेगा गढ़वाल को लूटेगा तो तुझे भी लूटेगा। तो इन चक्कर में इन दोनों ने क्या कर दी, संधि कर दी। और इस युद्ध में क्या हुआ, जो पुरुषोत्तम पंत है वो मारा गया, पुरुषोत्तम पंत जो था वो मारा गया। मतलब इस युद्ध को माने तो बलभद्र शाह जीत गया और रुद्रचंद हार गया। तो बलभद्र शाह ने शुरू किया, पहला ही हम देखा कि रुद्रचंद ने इसके टाइम पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद बलभद्र शाह के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, बस एक चित्रशाला प्रसाद का नाम आता है। चित्रशाला प्रसाद का निर्माण किया, कहाँ किया, श्रीनगर में, श्रीनगर में। हमने देखा कि धीरे धीरे जो था पवार वंश धीरे धीरे फैल रहा था। पहले हमने ये देखा टिहरी में सोनपाल यहाँ से टिहरी ले गया, फिर वहां से हमने अजयपाल के बारे में पढ़े, अजयपाल देवलगढ़ राजधानी ले गया, पहले देवलगढ़ ले गया, देवलगढ़ हो गया पौड़ी में, ये पौड़ी है, और यहाँ वो ले गया 1512 AD में। फिर उसके बाद यहाँ से वो राजधानी ले गया कहाँ, श्रीनगर। श्रीनगर हमने पढ़ा जयपाल कब ले गया, 1515 या 1517, 2 सन मिलते हैं। तो वही देखा धीरे धीरे शाखाएं फैल रही थी। फिर रुद्रप्रयाग का भी हमने पढ़ा था, धारशिल शिलालेख पढ़ा था हमने, तो वहां भी ये फैल गए। तो धीरे धीरे जो हमारे ये थे पवार वंश था गढ़वाल का, वो धीरे धीरे फैल रहा था। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि चित्रशाला प्रसाद का निर्माण किया। महल में प्रसाद माने भी प्रसाद जो होता है वो महल का ही, घर का ही पर्यायवाची होता है। तो चित्रशाला प्रसाद के बारे में आएगा कि किसने किया था, तो बलभद्र शाह ने इसका निर्माण किया था। बलभद्र शाह के जो हमने पॉइंट देखे, सबसे पहले हमने देखा कि उसे शाह की उपाधि दी। पहले उनका पाल था कनकपाल, अजयपाल, सोनपाल, सुवर्णपाल, अनंतपाल, लखनपाल, सब पाल थे। तो पहला जो शाह की उपाधि ली थी वो ली थी बलभद्र शाह ने, ये हमने पढ़ा। बलभद्र शाह के बाद हमने देखा कि बलभद्र शाह के टाइम पे रुद्रचंद से उसका युद्ध हुआ था, ग्वालदम का युद्ध 1581 में, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा चित्रशाला प्रसाद का निर्माण किसने किया, चित्रशाला प्रसाद का जो निर्माण किया वो किया बलभद्र शाह ने। कहा किया, श्रीनगर में। तो सहजपाल के बारे में हमने पढ़ा, सहजपाल के बाद बलभद्र शाह के बारे में हमने पढ़ा। और बलभद्र शाह के बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा मानसा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पढ़ा तो हमने चंद्रवंश में है कि अब वहां आएगा लक्ष्मीचंद, 8 बार आक्रमण करेगा गढ़वाल पे, 7 बार हारेगा, फिर 8वीं बार थोड़ा उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो हमने पहले आज पढ़ा सहजपाल, ज्यादा पॉइंट तो है नहीं, कम पॉइंट है तो उसको हम याद कर सकते हैं। सहजपाल हो गया, सहजपाल हमने पढ़ा। फिर हमने बलभद्र शाह पढ़ा और थोड़ा सा हम आज पढ़ लेते हैं मानसा के बारे में। तो मानसा भाई साहब आए और यहाँ होगी हमारे मानसा कहाँ, गढ़वाल में, और यहाँ हो गया लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद पहले रुद्रचंद हमने देखा, फिर यहाँ आ गया लक्ष्मीचंद। अब यहाँ है हमारे कौन, मानसा, मानसा। तो हमने देखा था कि रुद्रचंद के 2 बेटे, एक शक्ति गोसाई लक्ष्मीचंद, शक्ति गोसाई जो था अंधा था, इस कारण लक्ष्मीचंद शासक बना था। तो चंद्रवंश में हमने सारा पढ़ लिया, इसकी चर्चा भी मैंने चंद्रवंश में पूरी कर दी थी। आज रिकॉल के टाइम पे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हम किसके बारे में, मानसा के बारे में। तो पहले 7 आक्रमण हमने देखा 1597 से 1602 तक लक्ष्मीचंद ने 7 आक्रमण किए। कहाँ किए, गढ़वाल में। पूरी डिटेल में चंद्रवंश की वीडियो है, उसमें देख लेना। तो पहले क्या किया, 1597 से 1602 तक लगातार 7 बार किसने, लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल का राजा कौन था, मानसा था। और 8वां आक्रमण हुआ 1603 में। तो 8वां आक्रमण जब किया तो बोला जाता है कि उसमें जो इसका सेनापति था गैंडा सिंह, नहीं 1603 नहीं 1605 में,
2 साल का गैप लिया था भाई साहब ने और 1605 में किया था, 1605 में किया था। तो 1605 में, तो 1605 एडी में क्या किया इसने, 8वां आक्रमण किया। कहाँ किया, लगातार हमने देखा कि 7 आक्रमण किए, फिर एक श्यालबूंगा के किले से वो आक्रमण करता था, 6 आक्रमण वहीं से किए, फिर उसी का नाम श्यालबूंगा पड़ गया। फिर उसके बाद पयनगढ़ से आक्रमण किया, उसको भी हारा, फिर कंडी में छुप के गया। ये हमने सारे चंद्रवंश में पढ़ लिया था। तो आगे हम देखें, आज 1605 में जब किया तो मानसा का सेनापति था खतर सिंह। खतर सिंह किसका सेनापति था, मानसा का। और लक्ष्मी चंद का सेनापति था, नाम ही से लग रहा गेंडा सिंह। तो गेंडा सिंह भाई साहब मुझे लग रहा थोड़ा खतरनाक थे, तो इन्होंने क्या किया कि खतर सिंह को मार दिया। मारा कौन गया, मानसा का सेनापति नंदी का नाम भी आता है। वो पहले जब पहले वाले युद्ध हुए थे ये वाले, तो इस समय चंपावत तक बोला जाता है, कुमाऊं का नंदी ने एक बार अधिकार कर लिया था। तभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये चीजें ये हम देखते हैं। तो इसमें खतर सिंह गढ़वाल का राजा जो था वो मारा गया। और आज भी कुमाऊं में बोला जाता है जो खतड़ोबा त्योहार मनाया जाता है वो इसी उपलक्ष्य में माना जाता है कि जो 8वां आक्रमण हुआ था मानसा के टाइम पे, किसका, लक्ष्मी चंद का। 7 बार लगातार हारने के बाद 8वीं बार गढ़वाल का सेनापति कौन था, खतर सिंह, वो मारा गया जो मानसा का सेनापति था। और इसी उपलक्ष्य में कुमाऊं में और कहीं गढ़वाल में भी थोड़ा सा चलता है, जो कुमाऊं वाला एरिया से मध्य कुमाऊं वाला जो एरिया बोलते हैं, यहाँ कौन सा त्योहार मनाया जाता है, खतड़ोवा त्योहार मनाया जाता है। तो मानसा के बारे में जो पॉइंट है इनको याद रखना पड़ेगा। स्टोरी के टाइम इस स्टोरी के हिसाब से समझो कि लक्ष्मी चंद था, उसने 7 बार आक्रमण किया, 1597 से 1602 लगातार 7 आक्रमण, 8वां 1605 में किया, याद रखना पड़ेगा। सेनापति याद रखना पड़ेगा खतर सिंह और यहाँ गेंडा सिंह। तो खतर सिंह मारा गया, ये चीज होगी मानसा के बारे में। तो मानसा के बारे में और एक चीज आती है, इसने सबसे पहले क्या किया था, तिब्बत पर आक्रमण किया था। तिब्बत पर दापा बोलते, इसको इस टाइम पे दापा बोलते थे, और दापा यानी तिब्बत वाला एरिया। और तिब्बत पर इसने आक्रमण किया था, किसने, मानसा ने। और यहाँ का जो शासक था उस समय, उसका नाम था काकुआ मोड़। काकुआ मोड़, तो काकुआ मोड़ को भाई साहब किसने, मानसा ने हराया था। और यहाँ से क्या किया था कि 1.25 सेर सोना टैक्स लिया था। और एक चंवर गाय बोलते हैं, चंवर गाय या एक मेढ़ा बोलते, जो नॉर्मली भाषा में हम जिसको हिरन या वो नहीं बोलते, गांव के में दिखते, जो घोड़ी या काखोड़ टाइप का बोलते हैं, वो इसने टैक्स लगाया था। किस पे लगाया था, काकुआ मोड़ पे लगाया था। तो हमने देखा कि भाई साहब ने कहा आक्रमण किया, दापा तिब्बत पर आक्रमण किया किसने, मानसा ने, और वहां के शासक काकुआ मोड़ को हराया। और एक मेढ़ा या कुल मिला के जो अभी मैंने बोला, जिसको हम काखड़िया कुछ बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, क्योंकि गढ़वाल वाला एरिया है, पहाड़ वाला एरिया है ऊपर, यहाँ तिब्बत की साइड, तो वही होगा जो बर्फ ठंडे इलाकों में रहता है, वो लगाया। 1.25 सोना टैक्स के तौर पे लगाया, किसने लगाया, मानसा ने। इससे पहले विजय पाल का नाम आता है कि इसने भी कहा क्या किया था, दापा प्रांत पर आक्रमण किया था, पर वो सफल नहीं हुआ था। शायद एक बार पूछा गया है ये प्रश्न, या कंफ्यूज में नहीं, पर पूछा गया था पहला आक्रमण तिब्बत पर किसने किया था, तो विजय पाल नाम का कोई था, उसने किया था। पर ये जीता नहीं था, शायद ये हारा था, असफल रहा था। और सफल जो किया था वो किसने किया था, भाई साहब मानसा ने किया था। काकुआ मोड़ को हराया और फिर 1.25 सेर सोना और एक मेढ़ा जो था टैक्स के रूप में लिया। किसने लिया, मानसा ने लिया। और मानसा के टाइम पे एक इनका फेवरेट आता है कवि भरत। कवि भरत, तो मानोदय जो काव्य हमने बहुत बार पढ़ा है, मानोदय काव्य, तो वो किसका है, भरत कवि का है। तो भरत कवि किसके दरबार में रहते थे, मानसा के दरबार में रहते थे। तो इन्होंने मानसा को काफी उपाधियां दी, वो दी, इन्होंने उसको भी, अजय पाल को भी कुछ उपाधियां दी थी, वो हम लास्ट में देखेंगे जब इनके उपनाम में हम सारे राजाओं को क्या क्या उपाधियां मिली थी, वो हम एक साथ देखेंगे तो थोड़ा याद भी रहेगा। तो ये चीजें मानसा के बारे में पढ़ी। और मानसा का जो था कि एक जीतू बगड़वाल जो नाम आता है, जिसको आछड़ियां ली गई थी, तो बोला जाता है कि जीतू जो बगड़वाल थे वो भी मानसा के टाइम पे ही थे, जीतू बगड़वाल। इसके जो पवाड़े, इनके पवाड़े गाए जाते हैं, बोलते पवाड़ों में हमने सुना है कि, तो तिब्बत का जो दापा प्रांत था, तिब्बत का था, वहां का इसे सेना नायक या कुछ बोल के, तो मानसा ने इसे वहां का चुना था। तो जो हमने इनके पवाड़े देखे हैं, पवाड़ों से पता चलता है कि जो जीतू बगड़ाल थे वो किसके टाइम पे थे, मानसा के टाइम पे थे। और जो कवि भरत था ये जहांगीर, यहाँ शाहजहां के टाइम पे भी ये थे। और इन्होंने, शाहजहां ने इनको क्या, जहांगीर, हाँ, जहांगीर ने इन्हें ज्योतिक राय की उपाधि दी थी, जहांगीर।
तो जहांगीर के बोला जाता है कुछ टाइम शायद ये जहांगीर के दरबार में भी गए थे, तो जहांगीर से भी इनके अच्छे संबंध थे। तो जहांगीर ने ज्योति के राय की उपाधि दी, ये हमने पढ़ा। तो अब जहांगीर जैसे मानवोदय काव्य मानवोदय काव्य हुआ, फिर जहांगीर विनोद एक ग्रंथ आता है जहांगीर विनोद। तो जहांगीर विनोद की भी वो किसने की, थोड़ा अगले पेज में लिखना पड़ेगा। जहांगीर विनोद, तो जहांगीर विनोद भी जो है किसका है, जहांगीर विनोद, ये भी किसका है, भरत कवि का है, भरत कवि। और मानवोदय काव्य हमने पढ़ाई था, मानवोदय काव्य। तो अब जो ये थे किसके दरबार में, मानसा के दरबार में। और मानसा के दरबार में देते हो, मानसा को इन्होंने कुछ उपाधियां दी, वो तो पहले से चला रहा, जो जिसके दरबार में रहेगा उसकी बुराई, उसकी अच्छाइयां करेगा, बुराई तो क्यों करे, उसकी तारीफ करेगा, उसके इतने गुणगान करेगा, क्योंकि उसी के दरबार में रहना है, उसी के दरबार में जो भी उसके जो भी पैसा मिलेगा वो राजा ने दे। तो इसने मानसा की कुछ तुलना की है, तो इससे बताया गया है कि सूर्य के समान तेजस्वी, बोला जाएगा कि कवि भरत ने सूर्य के समान तेजस्वी किसको बोला है, कवि भरत ने तो मानसा को बोला है सूर्य के समान तेजस्वी, समान तेजस्वी, और समुद्र के समान गंभीर, समुद्र के समान गंभीर। तो ये चीजें क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बोली गई हैं, तो वो हम धीरे धीरे एक साथ देख लेंगे। तो ये चीजें बोली है किसने, मानसा ने बोली है, किसके बारे में बोली है, कवि भरत के बारे में बोली है। और एक आता है, एक फोस्टर नाम का कोई यात्री है, फोस्टर एक लेखक है, इनका एक यात्रा विवरण है, एक फिंच नाम के कोई यात्री है, तो इनका एक यात्रा विवरण है। और उस बुक्स का नाम क्या है, द अर्ली, ऐसे द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, हाँ द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। तो ये फोस्टर की एक पुस्तक है, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, और इसमें एक फिंच नाम का कोई यात्री है, उसका यात्रा विवरण छपा गया है, उसके बारे में लिखा गया है, विलियम फिंच का। और विलियम फिंच का बारे में इसने बोला कि इस आदमी ने क्या बोला है कि जब ये मानसा के वहां गया था, तो मानसा उस समय सोने के बर्तन में खाना खाता था, सोने के बर्तन में। ये प्रश्न पूछा गया है, शायद ये पूछा नहीं गया, तो अभी ये पूछा ही जाएगा किसी न किसी के में। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में जो फोस्टर नाम का है, इसकी ये पुस्तक है, और इसमें एक विलियम फिंच जो यात्री है उसका विवरण है, वो गढ़वाल की यात्रा पे आया था और उसके बारे में बोला गया है। तो उसके बारे में क्या बोला गया है कि इसने क्या बोला है कि मैं मानसा के वहां गया था, तो उस समय हो सकता है ये आया हो और मानसा में सोने के बर्तनों में खाना खिलाया हो। पहले भी हम आजकल हम गांव में भी देखते हैं कि जब हमारे मेहमान घरों में आते हैं तो हम नए बर्तन निकालते हैं, जो रेगुलर यूज वाले बर्तन हमारे रहते हैं उनको यूज नहीं करते हैं, नए बर्तन निकालते हैं खाना खाने के लिए, मेहमानों के लिए। तो हो सकता है मानसा ने भी वही किया होगा, भाई दूर से कोई यात्री आ रहा है, इसको खुश करने के लिए क्या किया, मानसा ने सोने के बर्तन निकाले और सोने के बर्तन में क्या किया, खाना खिलाया। तो थोड़ा आज रिकॉल कर लेते हैं हमने कहाँ से शुरू किया। सबसे पहले हमने देखा कनकपाल के बारे में कल पढ़ लिया था, सुरतीपाल हमने सकंड गांव देख लिया था चमोली का, फिर सोनपाल हमने देखा था टिहरी में एक शाखा खोली, ये हमने देखा। फिर लखनदेवपाल इसने मुद्रा जारी की। जगतपाल हमने 1455 का इसका हमने दीन प्रयाग रघुनाथ मंदिर का अभिलेख पढ़ा। फिर अजय पाल के बारे में हम काफी कुछ हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, फिर हम आए यहाँ सहजपाल के बारे में। सहजपाल के बारे में हमने से देव प्रयाग का वही रघुनाथ मंदिर से हमने देखे 5 शिलालेख, 5 अभिलेख, शिलालेख नहीं अभिलेख, शिलालेख तो पत्थर वाला अभिलेख हुआ, ये मिला अभिलेख। तो अभिलेख मिले हैं, उसमें 5 मिले हैं, और इसमें ये संस्कृत इनकी भाषा है, और संस्कृत और गढ़वाली प्लस में 2 भाषाएं हैं। और इस समय अकबर ने गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए एक खोजी दल को भेजा, और उन्होंने क्या किया, एक घंटी चढ़ाई। तो वो हमने सारा पढ़ लिया था आज की क्लास में, थोड़ा सा रिवीजन हो गया। फिर सहजपाल गेट में हमने देखा 1575 में वही हुसैन खान टुकड़िया ने तराई पर अधिकार कर लिया था, वो हमने देख लिया। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े, तो बलभद्र शाह के बारे में हमने पढ़ा। बलभद्र शाह जो था, इसको शाह की उपाधि पहले लोदी ने दी, लोदी वंश के जो शासक थे, ये हमने पढ़ा। पहला राजा था जिसने शाह की उपाधि दी। फिर ग्वालदम का युद्ध 1581 में हमने देखा, रुद्रचंद प्लस ये हमने देखा था सारा। सुपाल देव हो गया, पुरुषोत्तम पंत हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर हमने आज देखा मानसा के बारे में। मानसा इंपोर्टेंट राजा आते हैं। तो मानसा ने तिब्बत पर आक्रमण किया और काकुआ मोर को हराया,
और वहां से 1.5 किलो सोना और 1 चंवर गाय, वहां पे टैक्स लगाया। 1 चंवर गाय नहीं, एक नरसिंह मेढ़ा, मतलब मेढ़ा मतलब वही जो मैंने इससे पहले बताया कि हिरन या काफर टाइप का जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। किसने लगाया? मान शाह ने। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो सारे इंपॉर्टेंट थे, कुछ फैक्ट थे, कुछ स्टोरी हमें याद रखनी पड़ेगी। वही की जो लक्ष्मी चंद ने कितना 8 बार आक्रमण किया, सारी चीजें हमने पढ़ी। धीरे धीरे कल हम आगे बढ़ेंगे, यही अपना वो आगे ले जाएंगे। पवार वंश को धीरे धीरे हम देखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रख देते हैं, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।